हर घर की कहानियाँ टीवी। सारिका बहुत सीधी और सुलझी हुई लड़की थी जो कि अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती। उसके ससुराल में सब उसे पसंद किया करते, सिर्फ उसकी सास और पति के अलावा। आज के दिन भी सारिका अपने पति के लिए चाय लेकर जाती है। उसका पति चाय का एक घूंट पीते ही उसे थूकते हुए कहता है, ये चाय बनाई है तुमने? अगर चाय नहीं बनाना आती है तो मत बनाया करो। कोई तुमसे जोर जबरदस्ती चाय बनाने को कहता है क्या? जब देखो अपने काले रंग की तरह ये काली चाय बनाकर ले आ जाओगी। शक्ल तो तुम्हारी कोयले जैसी है, कम से कम अकल तो ठीक रखा करो। ऐसा मत कहिए जी, मैंने तो इसमें अच्छा खासा दूध डाला था। घर में तो दूध की कोई कमी ही नहीं थी। मैंने सोचा आपको अदरक वाली कड़क चाय पसंद आएगी। अपना वजन देखा है तुमने? दूध इसमें कहाँ डाला होगा? अपने मुंह से सारा दूध डाल लिया होगा और पी गई होगी। कम से कम तुम अपना रंग नहीं बदल सकती, लेकिन अपने शरीर का तो ध्यान रख सकती हो ना। जब देखो अदरक की तरह फैलती जा रही हो। मेरा तो मन करता है कि तुम्हें घर से बाहर निकाल दूं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं तुमसे। पवन ये बोलकर ऑफिस के लिए चला जाता है और सारिका बहुत ज्यादा रोती है। वो अपने पुराने दिन याद करती है जब वो अखाड़े में बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाती थी, पर आज अपने ही घर में हार रही थी। अगर मैं मोटी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? पापा जी मुझे खुद अपनी पसंद से इस घर की बहू बनाकर लेकर आए थे। मैंने पवन जी से रिश्ता करने की मना भी की थी, लेकिन वो भी अपने पिताजी के आगे कुछ बोल नहीं पाए। और आज मेरी काबिलियत को कोई नहीं देख रहा, बस सब मेरे शरीर और रंग को देख रहे हैं। सारिका रो रही होती है। तभी इतने में उसकी सास सुलेखा आकर उसे चिढ़ाते हुए काम गिनाती है। अब अगर तेरा ये ड्रामा बंद हो गया हो तो जाकर पूरे घर की सफाई कर दे। और हाँ, कंजूसी करने की सोचना भी मत। मैं खुद अच्छे से देखूंगी कि तूने सफाई ठीक से की है या नहीं। जितना खाती है उतना शरीर चला लिया कर, वरना एक दिन दरवाजे से बाहर भी नहीं निकल पाएगी। सारिका अब रोते हुए अपना काम करने लगती है। वहीं पवन, जो इस गांव के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान चलाया करता था, उसकी दुकान पर एक राखी नाम की लड़की आती है और आते ही उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है, अरे डीलर जी, आज काम ही करती रहोगी या फिर मुझे कहीं घुमाने के लिए भी लेकर जाओगी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखो मैं आपके लिए कितनी सज धज कर आई हूँ और आप बस इन फाइलों में घुसे हुए हो। राखी, आज तो काम में मन मेरा भी नहीं लग रहा है। चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। आज मैं तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम खिलाकर लेके आता हूँ और शॉपिंग भी करवाऊंगा। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की के साथ वक्त बिताना किसे पसंद नहीं होगा। राखी ये बात सुनने के बाद अपने मन ही मन में कहती है और अपनी चाल के बारे में सोचने लगती है। इस बेवकूफ को नहीं पता कि मैं इसके पैसे के लिए इसके पीछे हूँ। कोई बात नहीं, बस जल्द से जल्द इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, उसके बाद मैं इस जैसे शादीशुदा आदमी की तरफ पलट कर भी ना देखूं। इसे लगता है मैं इससे प्यार करती हूँ, पर मुझे तो बस इसकी जमीन और पैसों से प्यार है। राखी और पवन अब आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। राखी उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताती है। जहाँ पर सारिका को पहलवानी का शौक था, लेकिन शादी के बाद उसने अपने शौक को मार दिया था। वहीं राखी जिम जाती थी और अपनी बॉडी को मेंटेन रखती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन राखी किसी और के बच्चे की माँ बनकर पवन से कहती है, पवन, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए। तुम मुझे अपना बना लो, वरना मैं कहीं की नहीं रहूंगी। क्या तुम चाहते हो हमारा बच्चा बिना पिता के बड़ा हो? राखी, ये बात सुनकर मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन साथ ही घबरा जाता हूँ। देखो मेरी माँ तो तुम्हें दिल से एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन जब तक मेरे पापा जिंदा हैं, वह तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। पवन, 30 साल के हो गए हो तुम और अभी भी अपने घर वालों से इतना डरते हो? ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। एक काम करो, अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे होने वाले बच्चे के नाम कर दो और उसके बाद में मुझे अपनी बीवी बनाकर उस घर में ले जाओ। वैसे भी वो सारिका तो तुम्हें अभी तक बच्चे का सुख नहीं दे पाई। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तरीका बहुत अच्छा है राखी। अगर मैं सारी प्रॉपर्टी ही तुम्हारे नाम कर दूं, तो उस घर की मालकिन तुम बन जाओगी और फिर वो तुम्हें तुम्हारे ही घर से तो निकाल नहीं सकते। ये मैं कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए तो मैं वैसे भी कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। पवन अगले ही दिन अपनी सारी प्रॉपर्टी राखी के नाम करवा देता है और उसके बाद राखी को लेकर अपने घर जाता है। राखी और पवन को साथ में देखकर जहाँ सारिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वहीं पवन के पिता अशोक कहते हैं,
नालायक, ये कर्मकांड करने से पहले तूने एक बार भी बहू के बारे में नहीं सोचा? उस पर क्या बीत रही होगी? वह इस घर में तेरे ही भरोसे आई है और तूने उसे धोखा दिया। ये गोरी मैम यहाँ पर क्या कर रही है? धोखा तो आपने दिया था पिताजी मुझे, जब सारिका से शादी करने के लिए मेरे आगे ये शर्त रख दी कि मेरे नाम इस घर की जमीन ज्यादा तभी होगी जब मैं इस काली मोटी भैंस सारिका से शादी करूंगा। सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में मुझे इससे शादी करनी पड़ी। आप इससे पूछ लीजिए, मैंने इसे कभी भी एक पत्नी होने का कोई हक और सम्मान नहीं दिया है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ राखी का हूँ। सारिका ये बात सुनकर रोते हुए नजरें नीचे झुका लेती है, क्योंकि उसने घर में पवन की इज्जत बचाने के लिए किसी को कुछ नहीं बताया था कि उनके बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है। अशोक अब कहता है, जो तुमने किया है ना पवन, एक दिन तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। पर सारिका बहू, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि बहुत हो गई मर्यादा की बेड़ियां पैरों के अंदर। अभी इसे माफ मत करना। अब समय आ गया है अपनी शक्तियाँ दिखाने का। इतना सब कुछ होते देखकर अब सुलेखा कहती है और राखी की तरफदारी करती है। अरे कैसा बाप है आप! आपकी खुशी के लिए आपके बेटे ने 4 साल तक इस काली कलूटी भैंस के साथ अपना रिश्ता निभाया, वो भी तो आपकी इज्जत के लिए ही किया ना। और अब जब वो अपनी पसंद की लड़की को इस घर में लेकर आ गया है, जो सुंदर है, फिट है, जिसकी कोख में हमारे घर का चिराग है, तो आप उसी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बेटा, कोई तेरे साथ हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे राखी दिल से मंजूर है। ऐसा है कि वो राखी सिर्फ देखने में सुंदर है और तुम्हें फिट नजर आती है। अरे मेरी सारिका बहू तो एक झटके में ही उसे उठाकर पटक सकती है। तुम जानते नहीं सारिका कितनी बड़ी पहलवान थी शादी से पहले। वह तो उसने हमारे घर की इज्जत के लिए पहलवानी छोड़ दी। अगर दम है तो मुकाबला करवा लो। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा जी? ये और मुझसे मुकाबला करेगी? इसकी इतनी औकात नहीं है। मैं जिम जाती हूँ, प्रोटीन लेती हूँ, सप्लीमेंट लेती हूँ। ये तो बस रोटी तोड़ना जानती है। तो हो ही जाए मुकाबला। अगर तुम हारी तो यह घर छोड़कर पवन को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाओगी, और अगर तुम जीती तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे और तुम इस घर में आराम से खुशी खुशी रह सकती हो। पापा जी, आप क्या कह रहे हैं? ये प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट औरत कुश्ती नहीं कर सकती। भले ही ये बच्चा जैसा भी है, जिसका है तो इसी घर का वारिस ना। तुम मेरी और मेरी बच्चे की फिक्र मत करो। मैं जितनी सुंदर हूँ उतना ही स्ट्रॉन्ग मेरा बच्चा है। मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ, लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुम हारी तो मैं तुम्हारे इस काले चेहरे पर और काली पोत कर पूरे गांव में घुमाऊंगी। राखी ये बात बोलकर अपने मन में कहती है और अपनी गंदी चाल पर मुस्कुराती है। वैसे भी जिस बॉयफ्रेंड का ये बच्चा था, उसने तो मुझे एक्सपेक्ट करने के मना कर दिया है और मैंने पहले ही अबॉर्शन करा लिया है। लेकिन मैंने पवन को बोल दिया है कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट हूँ। पहलवानी के समय जब ये मुझे मारेगी तो मैं बोल दूंगी कि इसकी वजह से मेरा बच्चा गिर गया, और पवन फिर गुस्से में इसे धक्के देकर घर से निकाल देगा। अब अगले ही दिन माहौल बनाया जाता है, गांव सजाया जाता है। अब 2 सौतन कुश्ती करने वाली थी। एक तरफ थी घरेलू काली बहू, जिसने परिवार को हमेशा जोड़कर रखा, पवन की सारी हरकतों को नजरअंदाज किया। दूसरी तरफ थी सुंदर घमंडी सौतन। पूरा गांव अखाड़े के पास जमा था। मुकाबला चालू होने ही वाला था, लेकिन सारिका वहाँ से गायब थी, और ये देखकर राखी ने हंसते हुए कहा, भाग गई डरपोक कहीं की। अरे जिम का मुकाबला ये पुरानी पहलवानी थोड़ी ना कर सकती है। पहलवानी सिर्फ शरीर में हवा भरती है, जिम करने से ही तो असली ताकत और बॉडी मेंटेन होती है। पवन देखो, तुम्हारी बीवी डर के मारे दुबक कर भाग गई। तभी अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज आती है और सारिका पहलवानों वाले लिबास में एंट्री मारती है। उसके हाथ में कुछ सामान और कागजात थे। वो सामान को साइड रख देती है। दोनों बहुओं में कुश्ती शुरू होती है। राखी पहले तो बहुत उछल कूद करती है, लेकिन सारिका अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। आज तुझे पता चलेगा कि असली ताकत मिट्टी में होती है, ना कि जिम के शीशों के सामने फोटो खिंचवाने में। दोनों के बीच घमासान युद्ध चलता है, लेकिन फिर सारिका अपना असली रंग दिखाती है और अपने दाव पेच खेलकर राखी को हवा में घुमाकर जमीन पर पटक देती है। राखी के पसीने छूट जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि कुश्ती वो बुरी तरह से हार चुकी है। हाय पवन, देखो, इसने मेरा बच्चा मार दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। ये औरत खूनी है, इसने हमारे वारिस को खत्म कर दिया। पूरा परिवार ये सुनकर घबरा जाता है और
तभी सारिका बिजली की फुर्ती से अपने लाए हुए सामान में से राखी की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स निकालकर परिवार और गांव वालों को दिखाती है और दहाड़ते हुए कहती है, कौन सा बच्चा मार दिया मैंने जिसका अबॉर्शन तुम 1 हफ्ते पहले ही करवा आई हो, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रेग्नेंट करके मुंबई हीरो बनने के लिए भाग गया था। ये रही तुम्हारी अस्पताल की रिपोर्ट और वो डॉक्टर का पर्चा जहाँ तुमने अपना पाप छुपाया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई सारिका, ये क्या बोल रही हो तुम राखी के बारे में? राखी, क्या ये सच कह रही है? पवन जी, मैं सच बोल रही हूँ। वैसे तो आप ऐसे ही धोखेबाज लड़की को डिजर्व करते हो, पर जो भी मैंने बताया वो सच है। और ये सारी बातें मुझे आप ही के शॉप के गार्ड ने बताई है, जिसके साथ मिलकर राखी ने ये सब प्लान किया था। इन रिपोर्ट्स के अंदर अबॉर्शन की फाइल और डीएनए रिपोर्ट है, जो कि आपके खून से मैच भी नहीं होती। ये आपको लूटने आई थी। पवन ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और राखी को एक जोरदार खींचकर थप्पड़ मारता है। राखी वहाँ से भाग खड़ी होती है। पवन अब शर्मिंदा होकर सारिका के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है। सारिका, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैंने हीरा छोड़कर कांच के टुकड़े को चुना। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। माफी मत मांगिए, आपने तो मुझे हौसला दिया है अपने सपनों की उड़ान को एक बार फिर से चुनने का। ना ही मैं इस गोरी घमंडी सोतन से कुश्ती करती और ना ही मुझे ये एहसास होता कि मुझे वापस पहलवानी करनी चाहिए। आपके ताने ही तो मेरी ताकत बन गए। जीती रहा मेरी बेटी, आज तूने सिर्फ कुश्ती नहीं जीती बल्कि अपनी खोई हुई पहचान वापस ली है। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, पर अब तू अपनी मर्जी की मालिक है। पूरे परिवार को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन सारिका ने अब हौसला बांध लिया था कि वो दोबारा नेशनल लेवल पर पहलवानी करेगी और जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद हो जाएगी। आशा देवी अपने बड़े बेटे सुजीत, छोटे बेटे अजीत और अपनी बहू आरती के साथ रहा करती थी। आशा देवी की बहू आरती एक मशहूर पहलवान की बेटी थी और खुद भी एक पहलवान थी। वो लड़कियों को कुश्ती भी सिखाती थी। रोज की तरह आज भी वो लड़कियों को कुश्ती सिखा रही थी। शाबाश, जल्दी जल्दी से इसको पटक दे। आरती की बात सुनकर मनीषा के चेहरे पर एक मुस्कान आती है। तभी मनीषा ने सुनीता को पटक दिया। ये देख, आरती बोली, मनीषा, तुमने दुश्मन की चाल पर नजर रखनी चाहिए थी। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। इसके बाद वो लोग दोबारा से कुश्ती करते हैं और शाम को कुश्ती खत्म होने के बाद आरती भी अपने घर को निकलती है। आरती बहुत अच्छी टीचर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान भी थी। अब वो घर आती है तो देखती है कि उसकी सास उसका इंतजार कर रही है और अपनी सास को इस तरह से इंतजार करते देखकर आरती कहती है, सॉरी माँ जी, फिर से मुझे देरी हो गई। आपने चाय पी? नहीं बहू, मैं तो इंतजार कर रही थी। शाम की चाय तो मैं तेरे साथ ही पीती हूँ। अब जब तू आएगी तभी तो मैं चाय पीऊंगी। सास की बात सुनकर आरती मुस्कुराती है और ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में चाय बनाकर लाती हूँ। अब आरती जल्दी से चाय बनाकर लाती है और अपनी सास के साथ अखाड़े की बातें करते हुए चाय पीती है। तभी उसका देवर अजीत वहाँ आ जाता है और कहता है, पता है भाभी, आज कॉलेज में क्या हुआ? क्या हुआ देवर जी? भाभी, आज एक लड़के से मेरा झगड़ा हो गया। बात मारपीट तक पहुंच गई। फिर मैंने तो उसे बता दिया कि मेरी भाभी बहुत बड़ी पहलवान है। ये सुनकर ही वह डरकर भाग गया। उसे इस तरह डरकर भागता देख मुझे और बाकी सबको बहुत हंसी आई। हम तो जोर जोर से हंसने लगे। क्यों देवर जी, आप भी ना किसी लड़की को ऐसे डराना अच्छी बात नहीं है। बहू, ये नहीं सुधरेगा। शरीर से बड़ा हो गया है पर दिमाग से अभी भी छोटा है। लेकिन ये कब तक इस तरह छोटा रहेगा? आखिर देवर जी को कभी तो बड़ा होना पड़ेगा ना, क्यों देवर जी? क्या भाभी, आप दोनों मिलकर मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो। मुझे नहीं करनी आप लोगों से कोई भी बात। उसकी बात सुनकर सास बहू दोनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अजीत अपनी कॉलेज की दोस्त सोनम को अपने घर वालों से मिलवाता है। माँ, भाभी, मैं और सोनम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों कॉलेज में एक साथ हैं। आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं या दोस्त के नाते अजीत तुम एक लड़की को घर लेकर आ गए हो? सोचा है तुमने लोग क्या सोचेंगे? चलो अब सच सच बता दो, तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो या बहुत अच्छे दोस्त हो? क्योंकि हमें तो सोनम बहुत पसंद है। क्यों माँ जी? सही कहा बहू ने, मुझे भी लड़की बहुत पसंद है। बहुत जल्द मेरे भी घर में 2-2 बहुएं आ जाएंगी। तो बोलो बेटा, तुम्हारा रिश्ता लेकर कब आऊं तुम्हारे घर?
आशा और आरती की बात सुनकर सोनम और अजीत शर्मा जाते हैं। क्या माँ, आप भी कैसी बात करती हो? अरे मैं और सोनम सच में बहुत अच्छे दोस्त हैं। देवर जी, हमें भी दिख रहा है आपकी और सोनम की दोस्ती, तभी तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की सोच रहे हैं। इतना बोलकर आरती हंसने लगती है और आरती की बात सुनकर अजीत और सोनम दोनों ही शर्म से अपनी नजर झुका लेते हैं और इस तरह बहुत जल्द आशा अपनी बड़ी बहू के साथ सोनम का हाथ मांगने उसके घर जाती है। समय गुजरता है और कुछ ही समय बाद सोनम और अजीत की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन आरती तैयार होकर कुश्ती सिखाने के लिए जा रही होती है तो सोनम अपनी जेठानी को रोकते हुए कहती है, भाभी आप मार्केट जा रही हो क्या? अरे नहीं सोनम, मैं लड़कियों को कुश्ती सिखाने जा रही हूँ। अच्छा, मुझे अजीत ने बताया कि आप पहलवान हो, लेकिन भाभी आपको अजीब नहीं लगता एक लड़की होकर आप पहलवानी करती हो? मेरा मतलब कुछ और भी तो कर सकती थी, जरूरी है क्या कि कुश्ती ही करना? लेकिन पहलवानी में क्या बुराई है? लड़की होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं पहलवानी छोड़ दूं। क्या लड़की पहलवानी नहीं कर सकती? मुझे पहलवानी करना बहुत पसंद है, मुझे अपने पेशे पर गर्व है। अब तुम ज्यादा मत सोचो। ऐसा कहकर आरती पहलवानी सिखाने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, सभी लोग हॉल में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी सोनम कहती है, अजीत आज पिताजी का फोन आया था, मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, कल से मेरी क्लासेस है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, तुम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करो। मुझे तो बचपन से ही डॉक्टर बनना था, मैंने सोचा था मेरी जेठानी भी इंजीनियर डॉक्टर होगी, लेकिन मुझे तो हंसी आती है कि भाभी पहलवान है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, कल से मेरी क्लास शुरू है। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मेरी जेठानी क्या करती है तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकती कि मेरी जेठानी पहलवानी करती है। अगर मैंने ये कहा तो सब क्या सोचेंगे? ऐसा क्यों बोल रही हो सोनम? पहलवानी करना कोई खराब बात नहीं है। अपने पति से पूछो, उसने मेरे पहलवान होने का कितना फायदा उठाया है। सोनम बार बार आरती को उसके पहलवान होने का ताना देती है, लेकिन आरती बार बार बात को हंसकर टाल देती है। ऐसे ही समय बीतता है। अब सोनम की क्लासेस भी शुरू हो चुकी थी और सोनम रोज क्लासेस जाती। एक दिन की बात है, सोनम अपनी स्कूटी से मेडिकल कॉलेज से आ रही थी। तभी रास्ते में 3 लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं और चलते हुए उस पर कमेंट पास करते हैं। हाय स्वीटी, कहाँ चली? रोज यहाँ से जाती हो, जरा कभी हमें भी तो पलट के देख लिया करो। हम तुम्हारे इंतजार में ही हैं कि कभी तो हमें भी पलट कर देखो। सोनम उन बदमाश लड़कों की बातें सुनकर डर जाती है और अपनी स्कूटी की स्पीड और बढ़ा देती है। लड़के भी अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ा देते हैं। तभी अचानक एक लड़का सोनम की स्कूटी के सामने आ जाता है और सोनम की स्कूटी को रोक देता है। वो दोनों लड़के सोनम के पास जाते हैं और कहते हैं, चलो आज तुम्हें पार्टी देते हैं, हमारे साथ पार्टी करके तुम्हें भी बड़ा मजा आ जाएगा। हमें भी मौका दो ताकि हम तुम्हें खुश कर सकें। प्लीज मुझे जाने दो, देखो मैं तुम्हें जानती भी नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो। जब बदमाश लड़के सोनम को घेर कर खड़े होते हैं तो वहाँ से आरती जा रही थी और उसकी नजर उन बदमाश लड़कों पर पड़ती है जो सोनम को घेर कर खड़े थे। तुम दोनों को सोनम से दोस्ती करने की क्या जरूरत है? मुझसे दोस्ती करो, बराबरी वालों से। कभी मुझे भी खुश करके देखो, क्या उस डरपोक के पीछे पड़े हो? अबे कौन है बे तू? चल यहाँ से, हमारा रास्ता छोड़। हमें तो हमारी ये वाली चिकनी चमेली चाहिए, अगर बीच में आएगी तो अच्छा नहीं होगा। बीच में तो आ चुकी हूँ और मेरे रहते हुए तुम सोनम के साथ और बदतमीजी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। भाभी ये बदमाश लड़की है। ऐसे ही बदमाशों के लिए मैं बनी हूँ, इन्हें तो मैं बताऊंगी। ऐसा कहकर आरती उन लड़कों को बहुत मारती है। सोनम ये देखकर दंग रह जाती है। फिर तीनों लड़के भाग जाते हैं। सोनम आरती से कहती है, आरती भाभी, हमेशा ही मैंने आपके पहलवान होने का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि डॉक्टर होने से कई ज्यादा जरूरत पहलवान होने की है। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे माफ करना भाभी, मुझे अब समझ में आ रहा है लड़कियों को न सिर्फ पढ़ाई लिखाई और अच्छी नौकरी की जरूरत है, बल्कि उन्हें आपकी तरह ताकतवर और अपनी रक्षा करने के लिए पहलवानी भी आनी बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ जो आप मुझे रास्ते में मिल गई, अगर आज आप ना होती तो शायद। मेरे होते हुए तुम्हें क्या हो सकता है? तुम एक पहलवान की देवरानी हो। और दूसरी बात, हमारे समाज में केवल पहलवानों की नहीं बल्कि लड़कियों को डॉक्टर,
इंजीनियर और हर तरह के प्रोफेशन में आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा, अब घर चलो, माँ जी इंतजार कर रही होगी। और हाँ, अब रोना बंद भी करो। तुम नहीं जानती, पर माँ जी का दिल बहुत कच्चा है, वो बेकार में परेशान हो जाएंगी। फिर वो लोग घर आ जाते हैं, सभी को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर सुजीत कहता है, आरती, मुझे भी ऑफिस में पता चला, लेकिन तुम नहीं जानती कि जिस लड़के को तुमने मारा है वह शहर के बहुत बड़े डॉन का बेटा है। पता नहीं वह अब तुम लोगों के साथ क्या करेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि सोनम को अपना कॉलेज बंद कर देना चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं नहीं चाहता कि सोनम या भाभी के साथ कुछ भी गलत हो। डॉन से पंगा लेकर हमने सही नहीं किया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? उन गुंडों से डरकर भला सोनम से अपना कॉलेज बंद करवा दे? सोनम, तुम्हें कॉलेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इतना ही डर लग रहा है तो मैं खुद ही अखाड़े जाते समय सोनम को कॉलेज छोड़ दूंगी और आते समय ले आऊंगी। मुझ पर भरोसा रखिए, हमें कुछ नहीं होगा। अगर हमने एक डॉन के भाई से पंगा लिया है तो आप लोग इस बात को याद रखिए कि मैं भी एक पहलवान हूँ। मैं उस डॉन और डॉन के पूरे खानदान को धोबी पछाड़ दे सकती हूँ। ठीक है आरती, हमें तुम पर भरोसा है, पर अपनी देवरानी के साथ तुम अपना भी ख्याल रखना। आरती के ऐसा कहने पर सभी लोग मान जाते हैं। अब आरती रोज सोनम को कॉलेज छोड़कर अखाड़े जाया करती, फिर क्लास खत्म होने पर वापस लेने जाया करती। एक दिन जब आरती और सोनम कॉलेज से घर आने के लिए निकलती हैं, तो रास्ते में उन्हें 12-15 लड़के घेर लेते हैं। तभी आरती तुरंत अपने स्टूडेंट को फोन लगाती है और वहाँ आने के लिए कहती है। जब वो सारे लड़के उन्हें घेर लेते हैं, अब बोल, अब तू क्या करेगी? तो बस मुझे 10 मिनट दे, फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आरती कुछ देर उन लड़कों से बहस करती है। कुछ ही देर में आरती की सारी पहलवान स्टूडेंट अपनी स्कूटी लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं और सभी मिलकर उन लड़कों को बहुत मारती हैं। माफ करो, हमें पता चल गया तुम कौन हो। अब हम तुमसे और पंगा नहीं लेंगे। चलो भागो यहाँ से, इससे पहले कि सारी पहलवान लड़कियां मार मार कर हमारी जान ले लें। सारे बदमाश लड़के माफी मांगते हुए भाग जाते हैं और आरती की एक स्टूडेंट इन सारे इंसिडेंट को अपने फोन में कैद कर लेती है और न्यूज़पेपर वालों को दे देती है। अगले दिन अखबार में सोनम और आरती की फोटो छपी होती है और उस पर लिखा होता है, आरती जैसी पहलवान आज हमारे समाज का गर्व है। और जब वो न्यूज़ घर वाले देखते हैं तो उसके घर वालों को भी बहुत गर्व महसूस होता है।